जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आज के इस ऑनलाइन पर चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज का ये जो चर्चा का विषय है, युवा संवाद के रूप में हम लोगों ने AIGCA टीम ने तैयार किया है। और युवा संवाद में जो आज के हमारे युवा हैं, उनकी जो जो चुनौतियां हैं, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि जो आज का युवा है, आज का नागरिक है, और उस युवाओं के सामने जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के शिक्षा संकाय के रिसर्च स्कॉलर आदरणीय तेज बहादुर मौर्य जी। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है रोहित खरवार जी, जो PG कॉलेज गाजीपुर के एक युवा नेता हैं, छात्र नेता हैं, और आप व्यक्तित्व के धनी हैं, लगनशील है, परिश्रमी, मेहनती है, बड़ी तरीके लड़कों की मदद करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। और उसी के साथ हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय आशीष यादव जी, जो लखनऊ विश्वविद्यालय में B.Tech के में अध्ययनरत छात्र हैं, और तकनीकी जानकारी में आपका बहुत बड़ा महारत है। आप तकनीकी विषयों को छात्रों के सामने क्या क्या समस्याएं आती है, आप उसमें स्पेशलाइज्ड हैं। और उसी के साथ हमारे बीच में हैं आदरणीय इमरान रायनी जी, बहुत ही जुझारू युवा हैं, आप भी PG कॉलेज गाजीपुर के जो है उत्साही छात्र हैं, नेता हैं। छात्रों की समस्याओं को निदान करने में आपका भी बड़ा योगदान है। और साथ ही साथ हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय फरहान अंसारी जी, जो B.Ed के छात्र हैं, शिक्षा संकाय के छात्र हैं, और गाजीपुर जनपद के आप निवासी हैं। तो साथियों, जो युवा हैं, ये सभी युवा जो हैं एक मैच्योर युवा हैं। एक तरह से ये कहिए कि जो आप लोग शिक्षित हैं और अपने फील्ड के जो है स्पेशलिस्ट हैं एक तरह से। और युवाओं के सामने क्या चुनौतियां हैं, युवाओं के सामने क्या समस्याएं हैं, उनका निदान कैसे किया जा सकता है। और युवा जो हैं, आजकल के जो युवा हैं, आजकल के नागरिक हैं, कल के नागरिक नहीं, आज के नागरिक हैं। क्योंकि युवा शक्ति देश की एक शक्ति होती है, युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति होती है। जिस देश का युवा सशक्त होगा, मजबूत होगा, ज्ञानवान होगा, देश राष्ट्र उतना ही सशक्त होगा, मजबूत होगा, बौद्धिक होगा, और उसका परचम संसार में लहराएगा। तो मैं सबसे पहले इस विषय पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ आदरणीय तेज बहादुर मौर्य जी, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के शिक्षा संकाय के शोध छात्र हैं। शोध छात्रों की समस्या से भी आप रूबरू होंगे। तो मैं सबसे पहले तेज बहादुर जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आए और आज के इस विषय पर चर्चा करें। तेज बहादुर जी जी। सर प्रणाम, जो कि आपने मुझे 2 शब्द कहने का मौका दिया। सर्वप्रथम मैं इस AIGCA टीम के अध्यक्ष एवं इस टीवी को चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आप हमेशा अग्रसर रहते हैं। युवाओं की समस्या हो तो, या किसी भी तरह के दलित, पिछड़ों, आदिवासी, जनजाति, किसी भी तरह के तनाव में ग्रसित लोगों को ऊपर लाने में आप हमेशा समाज में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। आदरणीय एसोसिएट प्रोफेसर माननीय GC कश्यप सर, और इस चैनल को देखने वाले सभी श्रोतागण, और इस टीम के सभी कमेटी के मेंबर्स, मेरे तरफ से सादर प्रणाम, नमस्कार। तो सर, अब चर्चा का विषय है आज का युवा, हम युवाओं के सामने चुनौती। तो सर्वप्रथम हमें यह समझना होगा कि आज का युवा कौन है। क्या जो उम्र में 15 से 18 साल या 20 साल या 25 साल तक है, जिनकी उम्र, जिनके अंदर जोश है, या शारीरिक रूप से जो है कि यूथ दिख रहा है, क्या वो युवा है? सचमुच यही युवा है?
या फिर जिनकी उम्र 30 से 50 साल की उम्र तक भी वो है, लेकिन उनके अंदर जो नवीन सोच, नवीनीकरण, नूतन विचार, जो है कि सकारात्मक विचार आ रहे हैं, क्या वो युवा है? तो जी सर, जब हम युवाओं के बारे में जब जब चर्चाएं आती है तो एक तो सर्वप्रथम युवा होने से पहले भी किशोरावस्था आता है, बाल्यावस्था आता है, शैशवावस्था आता है। ये सब न्यू जी है एक युवा को मजबूत बनाने में। जी और सर्वप्रथम जब हम युवाओं के बारे में चर्चा करते हैं, जब युवा खुद अपने बारे में सोचता है तो ये उसको ये लगता है कि मैं तो राष्ट्र का युवा हूँ। वो जो उनसे सीनियर होते हैं वो लोग क्या जानेंगे, जो बच्चे होते हैं बच्चों के बारे में सोच के ये बच्चा क्या जानेगा मेरे बारे में, माता पिता लोग क्या जानेंगे। यही गैप है आज के युवाओं की मुख्य। इमोशनल डेवलपमेंट न होने का कारण यही है कि पेरेंट्स और बच्चे, जो युवा अवस्था के बच्चे हैं, उनके अंदर कम्युनिकेशन गैप होने लगा है। जब तक ये गैप खत्म नहीं होगा तब तक युवाओं के इमोशनल डेवलपमेंट नहीं होगा। जब तक इमोशनल डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक युवा सेल्फ कॉन्फिडेंस में नहीं आ सकता है। वो कुछ भी कार्य जी करने जाएगा, उसके अंदर हमेशा जी फियर रहेगा, काश मैं सफल होगा कि नहीं, पापा क्या बोलेंगे, जी मम्मी क्या जी बोलेगी, हमारे मित्र क्या बोलेंगे। इसलिए सर, युवाओं को मजबूत बनाने के लिए सर्वप्रथम हमें ये बातें सोचनी होगी कि युवाओं के अंदर और उनके फैमिली बैकग्राउंड, उनके फैमिली मेंबर्स, सबके अंदर एज ए फ्रेंड ये जो है कि कम्युनिकेशन होना चाहिए, लव एंड अफेक्शन होने चाहिए कि बच्चा जी अपनी समस्याओं को, करियर से संबंधित समस्या है, पढ़ाई से संबंधित समस्या है, और कोई इस उम्र में ज्यादा जो है कि लव अफेयर्स आते हैं बच्चों के, युवाओं के बीच में, वो जी जी मिसगाइड हो जाते हैं। तो ये जी बातें वो खुल करके ओपनली अपने माता पिता के सामने कह सके, ये जी बहुत बड़ी चुनौती है सर। हमें इन बातों पे जी ध्यान देना होगा। युवावस्था जी में आते आते कुछ बच्चे बच्चे ऐसे वो तो यौन इच्छाओं की करने योग्य एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन उनको जी यौन शिक्षा नहीं दी जाती है। ये भी बहुत बड़ी जो है कि उनके अंदर जो है सामने चुनौती आ जाती है। और सर, जब जब भी युवाओं की बात आती है, हमारी सरकार भी कुछ न कुछ युवाओं के लिए, जैसे डिजिटल इंडिया आ गया जी आज, जी माननीय मोदी जी के जो है कि गाइडेंस में डिजिटल इंडिया आ गया, फिर जो है कि मेक इन इंडिया आ गया। इस तरह से बहुत सी चीज, बहुत सी जो है कि प्लानिंग युवाओं के पक्ष में भी आ रही है, जी जिसका जी कि हम युवाओं को, सबको इसके बारे में अवेयर करना होगा कि यदि आपके जी पास जो है कि इधर भी ऑप्शन है, आप उधर से नहीं होते तो इधर से भी जाइए, प्लानिंग के थ्रू अपने यूनिवर्सिटी कहिए, कॉलेजेस कहिए, स्कूल्स कहिए, इनके थ्रू भी हम जो है कि युवाओं को एक अच्छे मार्गदर्शन दे सकते हैं, एक अच्छे प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। जी जी तो सर, कहने का मेरा मकसद ये है कि युवाओं के सामने मुख्य चुनौती आज की डेट में जो है, भारत की बात है, इस समय मुख्य जी चुनौती यही है सर कि जी उनका कैरियर काउंसलर नहीं जी मिल जी रहा है सही तरीके से। जी 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 बिल्कुल तो आपने जब बहुत अच्छी बच्चे बात कही। या युवा जब जब जी, जब युवा जब अपना करियर के बारे में सोचे, उससे पहले उसको अपने रुचि के बारे में सोचना चाहिए कि उसका इंटरेस्ट किधर है। उसके अंदर जी वैज्ञानिक सोच उपज होनी चाहिए, न कि जी ये जो ब्लाइंड बिलीफ कर ले कि नहीं मैं इस योग्य हूँ, पता चला कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो उस योग्य है, ये नहीं है। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसके अंदर होना चाहिए और वो उसको सोचना चाहिए वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर, क्या मैं इस एलिजिबल हूँ। अगर बच्चे की रुचि, यदि इंटरेस्ट उसका जो है टीचिंग जॉब करने में है, उसके गार्जियन जो है कि ये कहते हैं कि बेटा तुम्हें जो है कि सिविल की तैयारी करना है, तुम्हें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना है, तुम्हें जो है कि या तुम्हें इंजीनियर बनना है, इस बात को गार्जियन, बच्चे के, युवा के गार्जियन और युवा के बीच ऐसे कम्युनिकेशन होने चाहिए जिससे कि इनके अंदर मतभेद न हो। यदि युवा अपने माता पिता की बातों को सोच करके, यदि वो टीचर बनने की उसकी इच्छा है, लेकिन वो इंजीनियर बनने जा रहा है, तो ना ही अच्छा इंजीनियर बन पाएगा और ना ही वो टीचर बन पा रहा है। एक बड़ी जी समस्या सर ये भी है कि उनके करियर सिलेक्शन में माता पिता को सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
न कि जी अपनी मानसिक सोच जो है, जो अपने वो बनने चाहते सो बच्चों के ऊपर थोप दे। एक ये भी जी समस्या है सर। जी नेक्स्ट जी सर जी चलते हैं कि युवाओं के सामने तनाव क्यों आ रहे हैं। जी हमने एक सर आर्टिकल लिखा था, वो जनसत्ता में शायद छपा हुआ था अभी 6 महीना पहले लॉकडाउन में। तो सर जी जी मैंने जी उसको भारत सरकार के आंकड़ों से हमने ज्ञात किया था। तो उसमें यही लिखा लिखा था कि जो है कि जो ग्रेजुएशन लेवल के मतलब शैक्षिक बेरोजगारी मेरा टॉपिक था सर। उसमें उसमें डेटा जी ये हाँ शो कर रहा था कि हम भारत के युवा जितने ही हायर लेवल की डिग्री लेते हैं, जितने उच्च जी लेते जा रहे हैं, वो उतना ही बेरोजगार बढ़ते जा रहे हैं। अगर अभी जी बच्चा जी कोई है, क्लास 10th जी पास करता है और वो कहीं जॉब करने लगा, जी वो ज्यादा बेरोजगार नहीं है, वो कोई भी काम करता है सर। लेकिन जी एक एक जो है कि व्यक्ति जो है कि बीएड कर लेता है, एमएड कर लेता है, या तो फिर जी एमटेक कर ले, बीटेक कर ले, इस तरह की डिग्री हायर डिग्री लेने के बाद वो कोई भी लो पोस्ट पे जाना नहीं चाहेगा। जी जिससे जी अगर उसको उसके अपेक्षाओं महत्वाकांक्षाओं के अनुसार यदि उसको जॉब मिल जाती है, तब तो अच्छी जी बात है, नहीं जाना चाहेगा। अगर वो नीचे जाना जी नहीं चाहेगा, यहाँ पे जी इतनी संख्या पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ चुके हैं हमारे देश में कि अगर एक सीट वैकेंसी निकलती है, वहां पे कम से कम 1,000 फार्म आ रहे हैं सर। तो ये जी बहुत बड़ी समस्या है। सरकार को इसके बारे में सोचनी चाहिए, हमारे सोसाइटी को इस हिसाब से शिक्षा देना चाहिए। हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी कुछ चेंजेस आए हुए हैं, जिसके द्वारा जी कि जी जो आज के आधुनिक युवा है, चाहे तो ग्रेजुएशन 1 साल का किया है तो वो अभी डिग्री उसका मान्य करेगा सरकार। जी सेकेंड ईयर जी में है तब भी वो डिग्री ले जा करके सर्टिफिकेट के रूप में अपना यूज कर सकता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस बात का ध्यान रखा गया है। यदि आप जी पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में है, आप सेकेंड ईयर तक आपने पढ़ा, लगा कि इकोनॉमिकल कंडीशन बेकार हो रही है, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, गार्जियन या जी फिर आप इकोनॉमिकली जो है कि आप फीस पे नहीं कर पाएंगे, तो 2 साल का डिप्लोमा बीटेक का जो आपकी डिग्री है 2 साल की, ही आपको सर्टिफिकेट दे दी जाएगी। आप 2 साल के बेस पे आप जाकर के जॉब कर सकते हैं। जी जी तो जी इस तरह बिल्कुल से सही कहा। हमारे जो है कि जी जी एजुकेशनल प्लानिंग में भी चेंजेस आते रह रहे हैं, और अच्छा है, पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है। लेकिन कुछ इसके जो है दुष्परिणाम भी है। हमारे न्यू एजुकेशन जी पॉलिसी कुछ दुष्परिणाम भी है, हम उस पक्ष की जी तरफ नहीं जाएंगे। फिर जी जी जब जो युवा होता है सर, उसको समाज में जी अपना सम्मान की मतलब भूख होती है कि लोग मेरा सम्मान करें, मेरे घर के लोग जी सम्मान करें, मेरे परिवार के लोग जी सम्मान करें, मेरे मित्र जी सम्मान करें। क्योंकि युवा अपने प्रेस्टीज के लिए कुछ भी करने के लिए, गुजरने के लिए तैयार होता है। बिल्कुल सही आपने बात कही जी। इसके लिए इस बात सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल जी हेलो, मेरी आवाज सुना रही है आप लोग को? जी जी सुनाई दे रही, आप चिंता मत करिए, आप बोलिए। जी एम आई हेलो। ऑडिबल? जी जी आपकी आवाज आ रही है, सुन रहे हैं सब लोग। सर मुझे आवाज नहीं आ रही। नहीं नहीं आवाज आप कंटिन्यू रखिए, आप अपनी बात कंटिन्यू रखिए, आवाज आ रही है आपकी। मेरी आवाज सर यदि आ रही तो हिंट करिए कि हाँ आ रही है, तो फिर मैं आगे बढ़ाऊँ अपने प्रोसीजर। आ आ रही रही है है। सर? जी ओके सर, थैंक यू सर। तो जी 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 हम बात कर रहे थे युवाओं के बारे में सर। अभी एक मैसूर यूनिवर्सिटी, आरआई मैसूर में एक एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर है, डॉक्टर सर्वेश जी मौर्य जी। उनसे जी चर्चाएं कभी कभी होती है। तो जी उन्होंने भी बतलाया कि जो शैक्षिक बेरोजगार है, उनकी संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। और जी मेरे आलेख के अनुसार भी यही निकला था। तो कहने का जी मतलब ये है कि इस अवस्था में आने के बाद हमारे सामने कई चुनौतियां होती है। अगर आप अमूमन जो है कि आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और आगे हायर डिग्री में जाइए, शोध करने में आपकी उम्र 25 से 28 साल तक पहुंच जाती है। जी तब जा करके तो आप प्रिपरेशन या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने तक आपकी उम्र 30 साल, 32 साल, यहाँ तक कि 35 साल तक की औसतन चली जा रही है। अब यहाँ तक आपको यात्रा करने में 35 साल लग गए हैं। जब आपकी फैमिली बैकग्राउंड जब इकोनॉमिकली सोशली जब रिच रहेगी, तब आपको 35 साल तक, 35 ईयर्स तक आपके बारे में वेट करेगी। आपको उतना ही
खर्च। इसको आगे नौकरी को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए बच्चों के पास, युवाओं के पास इतने मानसिक तनाव बढ़ते जा रहे हैं कि स्थिति ऐसी आती है कि वो सुसाइड नोट लिख करके, और भले यहाँ तक डॉक्टरेट कर चुके हैं सर, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, तो डॉक्टरेट करके कहीं 10,000 15,000 का जॉब करने जाएंगे तो फिर क्या रह गया। अपने प्रेस्टीज के कारण, अपने पारिवारिक जो लोगों की आशाएं हो चुकी होती है, महत्वाकांक्षाएं बढ़ चुकी होती है कि मेरा बच्चा पीएचडी कर रहा है, मेरा बच्चा डॉक्टरेट कर चुका है, तो ज्यादा पैसे यू कमाएगा या फिर देश के लिए कुछ और करेगा। लेकिन इकोनॉमिकली प्रॉब्लमेटिक रहता है कभी जी 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 कभी। मौर्य जी, मैं फिर आऊंगा आपके यहाँ पास। तक आपने आए बहुत दिन अच्छी सर बात की। युवाओं की घटनाएं जी देखने को जी मौर्य जी, मिलती है तेज बहादुर जी, मैं आपके कि जब पास फिर आऊंगा नेक्स्ट सवाल एग्जाम के लिए। के रिजल्ट जी जी आते हैं क्लास 10th के, 12th के, तो उस वक्त सर जी सुसाइड के जो है कि न्यूज आते रहते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में। जी जी कहने का मौर्य जी, मैं मकसद मेरा आपके ये है पास कि आऊंगा। बच्चों को, युवाओं को जी इस विषय पे एक तो राष्ट्र निर्माण के बारे में भी सोचना पड़ेगा, न कि जी केवल एक मात्र प्रेम भी करे तो एक परिवार से, अपने माँ से, आपके अपने पिता जी से, या अपनी प्रेमिका से नहीं। युवाओं का जी दृष्टिकोण ब्राड होना चाहिए। हमें राष्ट्र निर्माण जी करना जी है, हमें अगर राष्ट्र निर्माण जी करना है कि नहीं, जी युवाओं को चरित्र की पूजा करनी चाहिए। चित्र जी तो कुछ क्षण के लिए रहता है, वो धूमिल हो जाता जी है। चरित्र जो है लाइफ टाइम, आप रहे या न रहे, आपका चरित्र लोगों के बीच में, लोगों के मन में, लोगों के मस्तिष्क में हमेशा रहेगा। इसलिए आप अच्छे अच्छे चरित्रवान लोगों की संगति करें, आगे निकल सकते हैं। जी मौर्य जी, इसलिए बहुत बहुत और धन्यवाद। जी आज जी मौर्य जी। अमूमन इस जो है कि हमारे देश में प्रतिमा पूजा की बहुत ज्यादा जो है, आप अपने प्रतिभा पे विश्वास करिए। आप प्रतिमा की पूजा की जरूरत नहीं है, प्रतिभा की जरूरत है। इसलिए आप प्रतिभावान लोगों की संगति करें, प्रतिभा पे अपने विश्वास करिए। इस तरह से युवा का जो कम्युनिकेशन गैप है, हाई एजेड पर्सनालिटी और लो एजेड पर्सनालिटी के बीच में, युवा ही एक ऐसा कड़ियों को भी युवा जोड़ता है, इधर बाल्यावस्था के बच्चों को भी युवा जोड़ता है, और यही बीच में गैप ही जी उनको जो है तनाव में डाल देती है। जब तक जी शिक्षक, जी जी मौर्य जी। माता पिता जगह युवाओं का कदर नहीं करेंगे। लग रहा है मौर्य जी से हमारा कनेक्शन खत्म हो गया है, और मैं फिर वेट करूंगा उनके नेटवर्क के आने तक। नेटवर्क भी वीक है। साथियों, जो आज विषय पे चर्चा जो हो रही है वो ये है कि जो है आज का युवा है, युवाओं का समाज है, युवाओं के समक्ष जो चुनौतियां हैं, तेज बहादुर मौर्य जी ने जो है बड़े अच्छे ढंग से जो है इस बात को रखा, इस विषय को रखा, कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपने रखा को कहा कि युवा अवस्था ऐसी है, इसको एक बहुत बड़े काउंसलर की आवश्यकता होती है, उस काउंसलर के रहना होता है। जी। और ये जो बात यहाँ पर जो चर्चा हो रही है इसकी। जी हेलो। जी जी। तो मैं अब इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए मैं रोहित खरवार जी को आमंत्रित करता हूँ। रोहित जी। ने हम जैसे युवाओं को अपने चैनल के माध्यम से आज कुछ बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और सम्मानित साथीगण जो यहाँ पे मौजूद हैं उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले सर मैं बात बता दूं आपको कि युवा जो हैं इस समय
जो विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से आ रहे हैं, और उनके लिए हमारे समाज में क्या अपॉर्चुनिटी है उसको देखने के लिए अब बात कर लेते हैं सर। जैसे कि युवा आगे बढ़ने के लिए अपने अपने ही हाथों से क्या अपना इस समय नुकसान पहुंचा रहे हैं। बहुत सी तमाम बातें हैं इसको कहने के लिए सर, कि जैसे आज के समय में देखा जा रहा है कि सबसे अधिक अगर कोई आत्महत्या कर रहा है तो युवा कर रहे हैं सर। क्यों कर रहे हैं? उनके सामने बहुत सी समस्या है। अगर एक युवा कोई लड़का विद्यार्थी अगर क्लास 1 से लेकर के केजी से लेकर के ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करता है तो यह सोचता है कि मैं इस क्षेत्र या उस क्षेत्र में किसी भी एक क्षेत्र में अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर सकता हूँ। अगर उसको वह चांस नहीं मिलता है तो आहत होता है। आहत होने के बाद गलत कदम उठाता है। मैं आपको एक डाटा बता दूं कि सर अभी कुछ सालों पहले हमारे उत्तर प्रदेश सचिवालय की भर्ती आई थी। उत्तर प्रदेश सचिवालय की भर्ती आई थी लखनऊ में, जिसमें 50,000 ग्रेजुएट लोग, वो सर भर्ती केवल क्लास 5 जो कक्षा 5 के लोग हैं पास करके उस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए 50,000 ग्रेजुएट लोग और 28,000 डिग्री धारक, उसमें पीएचडी करने वाले भी थे, और उसके लिए केवल चाहिए थे 5 जो कक्षा 5 पास करके आते हैं उनके लिए। आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में कितने बड़े स्तर पर बेरोजगारी इस समय है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि कोई लड़का अगर 3 साल ग्रेजुएशन करता है, 6 सेमेस्टर पढ़ता है, तो वह सोचता है कि आगे हमारे लिए यह अपॉर्चुनिटी है, मैं इसको कामयाबी से पा सकता हूँ, अपने देश में कुछ अपना योगदान कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। अब बेरोजगारी की स्थिति है सर कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड के अनुसार सुसाइड जो लड़के करते हैं, एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 में बेरोजगारी के कारण खुदकुशी और आत्महत्या के मामले में किसानों से ज्यादा युवाओं ने आत्महत्या किया। 2018 में सर 12,936 लोगों ने आत्महत्या किया बेरोजगारी से तंग आकर के। और उसके बाद इसी साल आत्महत्या आंकड़ों में देखा जाए तो 10,349 लोगों ने 2017, 2016 कम था। 2017 के बाद युवाओं का जो आत्महत्या करने का सिलसिला वो ज्यादा बढ़ गया। इसका विशेष कारण यही है कि उनको मौका नहीं मिल रहा है, उनको उस क्षेत्र में मौका नहीं मिल रहा है जहां उनको काम करने की जरूरत है, जहां वो सोचते हैं कि नहीं मैं यहाँ पे काम कर करके अपने देश के लिए कुछ कर सकता हूँ। और 2018 में सर खुदकुशी के मामले में 3.6% की बढ़ोतरी हुई। 2017, 2016, 17, 18 के बीच में जो 18 हुआ उसमें 3.6% बढ़ोतरी हुई। युवा आत्महत्या की सर। आंकड़ों के मुताबिक मान लें सर 1,34,516 मामले दर्ज किए थे, जब 2017 में मामला 1,29,887 था। तो आप समझ सकते हैं कि 2016, 2017 से 2018 में तो क्या दिन प्रतिदिन युवाओं के प्रतिभा को सरकार नजरअंदाज कर रही है या फिर उनको मौका नहीं दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है सर कि अगर कोई मैं ही हेलो जी 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 सर आवाज आ रही है सर? अगर मैं एक युवा हूं, अगर मैं एग्रीकल्चर का छात्र हूं, अगर मैं 4 साल 8 सेमेस्टर 84 सब्जेक्ट विद प्रैक्टिकल के साथ मैं पढ़ाई करता हूं, तो मैं सोचता हूं कि मैं एग्रीकल्चर फील्ड में जा करके कुछ अच्छा कर सकूं। लेकिन पिछले 5 से 6 सालों के अंदर एग्रीकल्चर की जो पोस्टेज हैं, जो पोस्ट आती हैं, चाहे वो टेक्निकल की हो, फील्ड ऑफिसर की हो या इफको की हो, अब इसमें अब प्राइवेट कंपनियां भी नहीं ले रही हैं सर, क्योंकि उनके पास देने के लिए सैलरी नहीं है। और इसके चलते अब हम
बीएससी करते हैं, एमएससी करते हैं, पीएचडी करते हैं, अब उसके अनुरूप नौकरी नहीं मिलती है। और अगर हम अपने से खुद बिजनेस करना चाहें तो हमको वो स्रोत नहीं मिलता, उतना आर्थिक हम मजबूत नहीं है, उतना पैसा नहीं है कि हम कहीं से पैसा लेकर के अपना बिजनेस कर सकें, चाहे कुछ भी कर सकें। सरकार बिल्कुल भी इस चीजों पे ध्यान नहीं देती, क्योंकि इस देश में सबसे ज्यादा अगर कोई है तो युवा है। इस देश को कोई बना सकता है तो युवा बना सकता है। और हम इसमें और बेरोजगारी में सर जो बात है कि आत्महत्या करते हैं लड़के। अभी पिछले कुछ दिनों पहले हमारे इलाहाबाद में, जहाँ की बहुत सारे बेरोजगार युवा वहां पे तैयारी करते हैं, तैयारी करते करते उनकी उम्र एक खत्म हो, एक सीमा होती है, उस सीमा के पार चले जाते हैं, उससे आहत होकर के आत्महत्या कर लेते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों पहले, 10 दिन पहले एक छात्रा ने वहां पे आत्महत्या कर ली। कहीं ना कहीं यह नाकामी है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसी संभावना है कि जिसमें हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। और जैसे स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया सर जो 18 की रिपोर्ट जारी की, उसमें श्रम ब्यूरो का आंकड़ा दिया, जिसमें 2015-16 पर आधारित श्रम मंत्रालय ने मुताबिक कई सालों में बेरोजगारी दर 2 से 3% के आसपास के बाद 2015 में 5% पहुंच गई। इसमें सर अब युवाओं की जो हिस्सेदारी होती है, 16% युवा बेरोजगार, 16% युवा की बेरोजगारी पहुंच गई। आप समझ सकते हैं सर कि कितनी बड़ी नाकामी है। लोग कहते हैं कि युवा है, पढ़ाई कर रहे हैं, देश के लिए कुछ करेंगे, उनको मौका देंगे आप तब तो कुछ करेंगे, वो अलग बात है। हमारे साथी जो बताएं कि आपने बहुत अच्छी बात, अवसर देने की बात जो बताई युवाओं के। रोहित जी मैं रोकना चाहूंगा, फिर आऊंगा मैं आपके पास। आपने एक सबसे बड़ी बात ये कही है कि जो देश की जो युवा शक्ति है उसको भागीदारी, उसको हिस्सेदारी, यानी कहीं ना कहीं उसको जो है अवसर अगर मिलेगा तो निश्चित रूप से अच्छा करेगा। और अवसर के अभाव में वो जो है आत्महत्या जैसा कदम भी उठा लेते हैं। तेज बहादुर मोदी जी ने भी ये बात कही थी कि अच्छा काउंसलर ना होने के कारण जो है ये युवाओं में भटका हुआ आता है। उसके और एक महत्वाकांक्षा की बात कही थी आपने भी, उसका उसी तरह इशारा किया है कि वो कहीं ना कहीं जो है एक अच्छे काउंसलर की तलाश करता है, करना भी चाहता है। तो ये मैं आपको आऊंगा फिर दोबारा आपके सवाल पे। आशीष जी वेट कर रहे हैं। आशीष जी लखनऊ विश्वविद्यालय में जो है बीटेक के छात्र हैं और वहां पर और भी ज्यादा समस्या तकनीकी है। तो मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि युवाओं की आज जो सबसे बड़ी चुनौती है, युवाओं के समक्ष जो चुनौती है, जिसको आप रोहित जी ने अपने विचार रखे, आदरणीय तेज बहादुर मौर्य जी ने भी अपने विचार रखे और बहुत ही अच्छी बात निकल के आई युवाओं के सामने। उन्होंने एक रास्ता भी दिखाया कि स्वावलंबी बनने की बात भी उन्होंने कही, उन्होंने राष्ट्र निर्माण की बात भी कही, साथ ही साथ जो है उन्होंने एक ये भी दिया कि जो है कि उसके भटकाव को रोकने के लिए जो है हमें ऐसे आदमी के, ऐसे गुरु, ऐसे शिक्षक के साथ भी रहने की आवश्यकता है। तो आशीष जी मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि हम लोगों की जो युवाओं की समस्या है उस पर आप विस्तार से बताएं। जी जी आशीष जी। प्रोफेसर पीजी कॉलेज गाजीपुर जी, मुझे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान करने के लिए सर्वप्रथम तो हम आपका आभार व्यक्त करते हैं जी, एवं सभी साथी जो यहाँ पे हमारे साथ मीटिंग में हैं, मैं उनका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि अगर देखा जाए तो हम इंजीनियरिंग क्षेत्र से आते हैं, तो हमारी जो इंजीनियरिंग क्षेत्र की आज इंजीनियरिंग के स्टूडेंटों की हालत है आज के डेट में, वो काफी दयनीय है। मतलब अगर देखा जाए तो बीते हर 5 वर्ष में, मतलब 5 वर्ष 15 साल, हर एक वर्ष में 15 लाख से अधिक छात्र इस देश के विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला लेते हैं, लेकिन उनमें से नौकरी कितने को मिलती है? केवल 3 से 2.5 से 3 लाख मैक्सिमम लोगों, इतने को ही नौकरी मिलती है। अगर औसतन देखा जाए तो 5 साल में, बीते जो 5 साल, उसमें 90 लाख छात्रों ने इंजीनियरिंग की, लेकिन उनमें से तकरीबन नौकरी कितने लोग पाए? केवल 18.7%, यानी कि 80% स्टूडेंट इंजीनियरिंग के हैं वो अभी बेरोजगार है। इसका सीधे मतलब ये हुआ कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले करीब 80% छात्र अपनी क्षेत्र में नहीं पा रहे हैं, तो वो युवा कहाँ जाएंगे? जी, तो ये हमारे आगे आज के डेट में जो हमारे युवा इंजीनियर्स हैं
कोई डिप्लोमा कर रहा है, कोई ITI कर रहा है, बीटेक वाले हैं, एमटेक वाले हैं। ये समस्या हमारे देश के जितने भी इंजीनियर्स हैं या युवा साथी, आप एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ले लीजिए, बीटेक एग्रीकल्चर भी होता है, तो हर क्षेत्र में इंजीनियर्सों को या हमारे देश के युवाओं को कोई ग्रेजुएशन डिग्री ले रहा हूँ, काफी प्रॉब्लम्स होती है। अब आजकल ये कंडीशन आ गई। ये लगता है हमारा कनेक्शन कट गया है आशीष जी से, जो है क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम होती रहती है। मैं फिर आदरणीय जो है हमारे इमरान रायनी जी भी हैं, आपने दो वक्ताओं की बात सुनी रायनी जी, तो उन्होंने अपनी बात रखी कि जो है रोजगार मिलने की संख्या बहुत कम है। कई लोग सवाल ये भी कर रहे हैं, आ गए आशीष जी अपनी बात करेंगे, मैं फिर आपको लूंगा। कनेक्टिविटी के कारण जो है थोड़ा सा आशीष जी की बात पूरी हो नहीं पा रही है, लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर वो नेट पे आ जाएं तो अपनी बात पूरी करें। जी आशीष जी। हेलो, क्या सर हम सुन पा रहे हैं? हाँ जी आशीष जी, कंटिन्यू रखिए अपनी बात। अभी आप पूरी नहीं हो पाई थी, लेकिन बीच में आपका नेट कट गया है। सर आप सुन पा रहे हैं? जी नहीं, सुन नहीं पाए हैं, बीच में वो नेट कट गया था आपका बीच में। जारी रखिए बात, अगर कोई सवाल है तो बताएं। जी इमरान जी। जी सर। तो आज जो चर्चा हो रही है, आपने दो तीन लोगों की बात सुनी, युवाओं की बात सुनी, जो आज युवा के समक्ष जो चुनौतियां आ रही हैं, जैसे परिवार समूह समाज में जो एडजस्टमेंट है, अति महत्वाकांक्षी होने के कारण जो है वो नहीं जुड़ पा रहा है, और अपने जो है महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए जब एक बात बताई कि वो और भी कई काम कर सकता है और गलत कदम भी उठा लेता है। आत्महत्या की बात जो है रोहित जी ने भी कही, एक जो ना कहीं भटकाव भी हो सकता है। तो जो चुनौतियां हैं युवाओं के सामने, एक बेस्ट काउंसलर की अभी तक निकल के आ रही है कि जो है यदि उनको समय रहते बेस्ट काउंसलर मिल जाए, एक अच्छा मार्गदर्शक मिल जाए, तो निश्चित रूप से वो जो है सफल हो सकता है। वो कौन कौन से लोग हो सकते हैं? आप विद्यार्थी हैं, आप युवा हैं, छात्र नेता हैं, छात्रों की समस्याओं को भी सुनते रहते हैं और उनका निदान भी करते रहते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? जी सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, और आज के कार्यक्रम में जो हमारे साथी जो उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपके आज का जो विषय है उस पर मैं अपनी बात रखता हूँ, युवाओं पे है। तो आज सबसे पहले युवा जो है इस देश का भविष्य है, युवा इस देश का मुस्तकबिल है। तो युवा आज कहीं ना कहीं जो शिक्षा हासिल कर रहा है, शिक्षा हासिल करने के बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा या जो भी शिक्षा कर रहा है, तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। उनको जॉब नहीं मिल पा रही है आज, क्योंकि हमारे देश में वैकेंसी बहुत कम आ रही हैं, और अगर वैकेंसी आ भी रही है तो उसमें लाखों करोड़ों लोग भर रहे हैं, जिसकी वजह से उसमें बहुत कम ही लोगों का सिलेक्शन हो पा रहा है। तो सबसे बड़ी समस्या युवाओं की आज ये है बेरोजगारी की। जी। तो आज मैं बता दूं कि अगर जैसे कि सफाई कर्मी की भी भर्ती आती है, तो उसमें आज हमारे देश में ये समस्या है कि पोस्ट ग्रेजुएट लोग, बीटेक लोग, ये लोग उसमें भर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की हमारे देश में। जी। और जो हमारी सरकार है वो आज वैकेंसी नहीं निकाल रही है। हमारी सरकार वैकेंसीज नहीं निकाल रही है, जिसकी वजह से हम युवाओं में बहुत आक्रोश है, और हम अपनी शिक्षा ग्रहण करने के बाद हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, और हम तैयारी कर रहे हैं, लगातार तैयारी करते रह रहे हैं, फिर भी हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में सब बेरोजगारी कमी है, रोजगार हमारे देश में कम है। जी। और दूसरी बात जो है कि आज अगर हमारी सरकार कोई वैकेंसी निकालती है या कोई उसमें भरता है या किसी प्रकार के उसमें अवरोध होता है, तो उसके लिए अगर छात्र आंदोलन करते हैं, जैसे शिक्षक वाले में आंदोलन किए हैं, तो उसमें हमारी सरकार जो है कि उनके ऊपर लाठियां बरसाती है। जी। तो आज हमारी सरकार कहीं ना कहीं बहुत दोषी है इसके लिए। जी सर। जी आपने एक बात कही, बेरोजगारी की बात की। बेरोजगारी है, कुछ लोगों का कहना यह है कि जो सरकारी नौकरी सब लोग चाहते हैं, लेकिन कोई धंधा भी कर सकते हैं, तो क्या धंधे का भी कुछ ऑप्शन रह सकता है? जैसे नौकरी की बात कही, क्योंकि युवाओं के प्रमुख चुनौतियों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चुनौतियां बहुत सारी हैं युवाओं के सामने, तो सबसे बड़ी चुनौती
जो है एक जो दिख रही है, जो अभी चर्चा का विषय आपके बीच में से भी चर्चा का विषय है कि जो है कि उसको जो है काम चाहिए, उसको रोजगार चाहिए, है ना। एक चुनौती यही रोजगार की चुनौती है, और एक चुनौती जो है उस रोजगार के साथ एक सामने जीवन यापन की समस्या। पढ़ लिख करके अगर वो जो है उस एज में और कुछ नहीं कर पाएगा, जब भी अभी मान सम्मान की बात तेज बहादुर जी ने की थी कि एक मान सम्मान भी है, उसका मान सम्मान जुड़ा रहता है और महत्वाकांक्षा उसके साथ जुड़ी रहती है। अगर वो नहीं मिल पाती, वो महत्वाकांक्षा उसकी हासिल नहीं हो पाती, तो गलत कदमों की ओर चला जा सकता है। जहाँ अक्सर ऐसा देखा गया, रोहित जी ने भी ये बात कही, आत्महत्या की ओर भी वो मुखर हो सकता है। तो ये जो है इसके लिए क्या करना चाहिए, मैं फिर आऊंगा। रोहित जी, आप इस बात को एक्सप्लेन करेंगे, आपकी बात अधूरी थी जी। रोहित जी, अब हम यह नहीं मानते हैं कि सब लोग ही सरकारी नौकरी पाए जी। सब लोग सरकारी नौकरी, अगर सरकार 20,000 वैकेंसी निकालती है, 2 लाख छात्र उसको फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो सबको तो जरूरी नहीं है कि मिलेगी वो नौकरी। कुछ लोग अपने जिस क्षेत्र में वो अध्ययन किए उस क्षेत्र में अपने तरफ से भी काम कर सकते हैं, लेकिन वैसा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए उनको, वैसी सुविधा मिलना चाहिए। अब जैसे कि कोई पीएचडी कर ले, बीटेक कर ले, एमटेक कर ले, और हमारे देश के ही सबसे बड़े मुखिया कहे जाने वाले प्रधानमंत्री कहें कि पकौड़ा तलना भी एक रोजगार है, तो उस बात को लेकर के कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बन जाती है कि पकौड़ा तले, अब बीटेक करके, एमटेक करके, पीएचडी करके, ठीक है, पकौड़ा तलना एक रोजगार है। पकौड़ा तलने जो रोजगार है उसके लिए एक क्या नाम है कि एक उसके लिए एक जैसे कि होता है कि कोई बीटेक करता है, अब वो पकौड़ा तलने तो जाएगा नहीं, कोई एमटेक करता है तो कोई पकौड़ा तलने जाएगा नहीं, और उसमें भी अब कंपटीशन हो गया है। अब एक जगह 10 दुकानें पकौड़े की खोल लो तो फिर उसके बाद तो आपका रोजगार चलने लगा। तो ये सब बेकार बातें हैं, युवाओं को भटकाने के लिए सब बातें होती रहती हैं। लेकिन सबसे पहले कि जो युवा हैं, जिस क्षेत्र में अध्ययन करते हैं उस क्षेत्र में वो कुछ कर सकते हैं, अपने से भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए। कोई प्लेटफॉर्म अगर मिल जाता है तभी उसमें आगे वो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं सर कि जैसे कि मैं एग्रीकल्चर सेक्टर से आता हूं। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में, अब जैसे कि मैं किसानों की भी बात करूंगा इसमें, क्योंकि वो हमारे लिए भी कुछ कर रहे हैं। अब जैसे कि जो किसान आज आंदोलन पे बैठे हैं, केवल अपने लिए नहीं बैठे हैं, वो युवाओं के, देश के युवाओं के लिए बैठे हैं। अगर एक किसान जो बिल आया है उसमें मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा, बस एक चीज कहूंगा एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कि उसमें एक प्रावधान है कि जो प्राइवेट, एक देश होता है हमारा, एक देश है, एक संविधान है, एक वो चुनाव है। अगर एक देश में एक चुनाव, एक संविधान, एक क्या कहते हैं कि एक चुनाव, एक संविधान है, और उसके बाद अगर उसमें 2 मंडियां आप ला देंगे तो इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव किसको पड़ेगा? एग्रीकल्चर सेक्टर को पड़ेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लड़के एग्रीकल्चर की पढ़ाई करें उनको पड़ेगा। मंडियां बंद हो जाएंगी। अगर आप 2 मंडी बना देंगे, एक प्राइवेट के हाथों में चला जाएगा और एक रहेगा जो कि सरकारी, जो गवर्नमेंट के अंडर में मंडियां आती हैं, अगर वो बंद हो जाएंगी तो एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इसको एग्रीकल्चर को पढ़ाई कर रहे हैं, आपका कहने का मतलब है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को नौकरी के अवसर कम हो जाएंगे, ये ना कहने का मतलब है? हाँ, एग्रीकल्चर जो ग्रेजुएट के लड़के हैं उनके लिए अवसर कम हो जाएंगे। और उसके बाद जो किसान बैठे, तो हम तो कहेंगे कि सब लोगों को समर्थन, हर युवाओं को समर्थन करना चाहिए कि वो सबके लिए बैठे हैं, अपने लिए नहीं बैठे हैं। चलिए, आपने एक बहुत बढ़िया बात कही थी कि जो ना हर आदमी तो पकौड़ा नहीं तलेगा, पकौड़ा तलने की भी एक सीमा होती है। इस पर मैं आशीष यादव जी जो है, आपसे भी इसका क्रॉस क्वेश्चन लूंगा मैं, फिर तेज बहादुर जी के पास जाऊंगा इस बात को लेकर के। सब बातों का आपने सुना भी होगा। आशीष जी, इस बात का जो रोहित जी कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, मतलब कितना दम है जो इस बात से करना होगा? जी सर, हम इनकी पूरी बातों से हम एग्री करते हैं। जो भी बोल रहे हैं वास्तविकता बोल रहे हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा, आज का युवा अगर अपने मतलब किसी क्षेत्र में पढ़ाई कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है,
या जी। आप कॉमर्स ले लीजिए, या जी। मतलब जिस भी क्षेत्र में पढ़ाई कर रहा है तो वो अपने ही क्षेत्र में जाना चाहेगा। अगर वो जी। डॉक्टर है तो डॉक्टर ही बनेगा, न कि उसे आप पकौड़ा तलवाएंगे। जी। अगर जी। इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग के काम में जेई बनेगा, ए बनेगा, जी। न कि वो पकौड़ा तलने का काम करेगा। लेकिन हमारे जी। देश के प्रधानमंत्री जी जो हैं, देश के युवा हैं, उनको हम जॉब प्रोवाइड करने में मतलब सक्षम नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं मतलब वो जनसंख्या को दे देते हैं। लेकिन सर हम जी, इस आशीष बात से जी। पूरी तरह सहमत नहीं है कि जनसंख्या को मतलब समक्ष में रख के और जनसंख्या के हिसाब से आप ये तय करें कि मतलब जनसंख्या के कारण हम बच्चों को जॉब नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि जी। सर जी। अगर जनसंख्या आविष्कार कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। अगर सर जनसंख्या बढ़ रही है तो आपका उत्पाद भी तो कहीं जी। ना कहीं बढ़ रहा है। जी। 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 आपको जी। अगर जी। जनसंख्या बढ़ रही है तो भाई आपका प्रोडक्ट बिकेगा, मेडिकल क्षेत्र में गवर्नमेंट को फायदा होगा, मेडिकल की जी। काफी जी। दवाएं बिकेंगी तो वो किसको लाभ होगा? गवर्नमेंट को होगा। या अगर मैक्सिमम ट्रेन चलाएंगे तो उससे गवर्नमेंट, रेलवे सेक्टर में आप ही को लाभ होगा अगर जनसंख्या भी बढ़ी है। जी। तो हम पूरी तरह से जी। जनसंख्या को ये बात नहीं कह सकते कि मतलब युवाओं को बेरोजगार इसलिए है कि जनसंख्या ज्यादा है हमारे देश की। जनसंख्या तो जी। रूस में भी वहाँ का आबादी सबसे ज्यादा है, चीन में देख लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है। जितनी बुरी कंडीशन और जितनी खराब जीडीपी इस समय फिलहाल में हमारे देश की है, उतनी बुरी जी। कंडीशन शायद हमको लगता है कहीं नहीं। जी। तो ये जी। जी। हम जैसे युवाओं के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। मतलब कि मतलब हम लोग को तो कभी कभी ये फील होता है कि अ, हमारे पीछे वाली पीढ़ी के तो खैर समझो उनका कल्याण हो गया, उनको नौकरी मिल गई, कहीं ना कहीं जॉब हो गया। लेकिन हमारे आगे ये समस्या है आज के डेट में कि हमको कभी ना कभी ये सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि अगर हमारे पिताजी चूंकि जॉब करते हैं तो वो तो आज हमारा पेट पाल रहे हैं, हमको इस लायक किया कि हमको इंजीनियरिंग करा रहे हैं। लेकिन अगर हमको नौकरी नहीं मिलेगी तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? कहीं ना कहीं सर ये सवाल है। और सर अब तो इंजीनियरिंग करके भी मतलब ये ऐसा नहीं लगता है। पहले तो कोई अरे फलाना इंजीनियरिंग कर रहा है, का पक्का है जॉब, जी। कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा, प्लेसमेंट होगा, अच्छा पैसा जी। मिलेगा। जी। लेकिन आज के डेट में सर इंजीनियरिंग करने के बाद भी मैक्सिमम बच्चे, इस 80% बच्चे जो हैं बेरोजगार घूम रहे हैं। जी। जी। अब तो खुद कॉलेज के डायरेक्टर लोग, जो इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर है, वो लोग खुद कहने लगे हैं कि कोई इंजीनियरिंग क्यों करे जब मैक्सिमम 5 से 10 हजार, मतलब कोई व्यक्ति अगर 10 से 20 लाख रुपया खर्चा करके बीटेक करे, एमटेक करे, और फिर जब वो जी। उसको प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी, प्लेसमेंट पे उसका प्लेसमेंट हो कहीं ना कहीं किसी कंपनी में, वहां पे 5 हजार 10 हजार पे जाके अपनी स्टार्टिंग करे, तो सर कहीं ना कहीं अंदर जी। से एक अजीब अलग सी फीलिंग आती है। अपने आप जी। को ये जी। फील होता है कि यार हम 10 लाख रुपया लगाए, 20 लाख अपनी फैमिली का, और हमारी आज के डेट में जो कंडीशन है कि हम क्या बोलेंगे कि हम 5 हजार 10 हजार पे जॉब कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अंदर से जी। सर awkward फील होता है। हमको ये भी कहना, अब तो शर्म आता है कि बोलने में भी कि क्या करो भाई इंजीनियर, अरे आराम बात है, इंजीनियर तो वो भी किया है, ऐसे घूम रहा है। तो इंजीनियरों की हालत आज के डेट में बहुत ही खराब हो गई है। खुद कॉलेज के जो डायरेक्टर लोग हैं, वो लोग कहने लगते हैं। आखिर क्या वजह है सर? पहले जिस एक इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए बात। छात्रों को जबरदस्त क्रेज रहता था, जी। जी। हर माता पिता, हर पेरेंट्स का ये सपना रहता था कि हमारा लड़का किसी आईआईटी कॉलेज में, आईआईटी कॉलेज से एमटेक करे, बीटेक करे, या हो अच्छा ट्रेड मिले। लेकिन सर अब कंडीशन ये है कि सर उसी इंजीनियरिंग करने वाले को अब नौकरी के लिए, जितने भी नौकरी के लिए इधर उधर मारे मारे फिर रहे हैं। ये किसी भी क्षेत्र में युवाओं की मतलब कंडीशन देखी जाए। और सर अब तो कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी काफी बंद होने लगे हैं। हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले ज्यादा ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम छात्रों का यही कहना है कि पिछले कुछ सालों में देश की इंजीनियरिंग कॉलेज की ऐसी बाढ़ आई थी कि बीते 5 साल के पहले की बात बता रहे हैं, मतलब ऐसा कंडीशन था कि मतलब इतना ज्यादा बीटेक करने वाले युवा पीढ़ी में मैक्सिमम, जिनको सुनो क्या करो भाई इंजीनियरिंग करें, इंजीनियरिंग में क्या करो सब बीटेक करें, अरे चलो बहुत बढ़िया। मतलब बीते 5 साल में इतने लोगों ने बीटेक किया कि हमारे गवर्नमेंट के पास, मतलब गवर्नमेंट के पास उन युवाओं को देने के लिए रोजगार नहीं रहा। जी, बिल्कुल सही बात है। युवाओं की बात सुनी जानी चाहिए, बीटेक युवाओं करने को। वाले छात्रों, लेकिन उस अनुपात में बाजार में नौकरियां हुआ कि पढ़ाई महंगी हो गई, अच्छे वेतन वाली नौकरियां कम होती गई। इसी कारण अब बच्चे इंजीनियरिंग क्रेज कहीं ना कहीं कम हो गया, खत्म हो रहा है धीरे जी। धीरे जी। इंजीनियरिंग जी, क्रेज। आशीष जी, मैं फिर आऊंगा आपके पास। मैं तेज बहादुर जी मैक्सिमम से एक कॉलेज, सवाल चाहूंगा।
जी आशीष जी, मैं तेज बहादुर जी से मैं इस बात का उत्तर चाहूंगा कि जैसे बात कही अभी दो लोगों ने जो है, तेज बहादुर जी, ये दो बात आई है इससे निकल करके, जो डाइल्यूजन है, जो बूंद है ना, शिक्षा लेने के बाद जो है ना, वो उसके अंदर जो महत्वाकांक्षाएं नहीं पूरी हो पाती तो उसका जो है डाइवर्जन होता है। जैसे अभी बताया कि इंजीनियरिंग करने के बाद जो है साधन नहीं रहता है। तो ये जो बात है, जैसे इंजीनियरिंग किया और उसके मन मुताबिक उसको जॉब नहीं मिला, तो फ्रस्ट्रेशन आ गया है युवाओं के अंदर। एक फ्रस्ट्रेशन भी जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इस पर आपका क्या कहना, क्योंकि आप एक एजुकेशन शिक्षा संकाय से आप रिसर्च कॉलेज में भी रिसर्च भी कर रहे हैं, आप वहाँ लोगों के टच में भी होंगे, इस पर आपकी क्या राय है? जी जी मौर्य जी। लेकिन खास करके अब तो खुद कॉलेज के डायरेक्टर वजूद के आने लगे हैं कि कोई इंजीनियरिंग क्यों करे, मैक्सिमम 5 से 10,000 अगर कोई व्यक्ति अगर 10 से 20 लाख रुपया खर्चा कर प्लेसमेंट आप सुनते आवाज नहीं आ रही है मौर्य जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप इतना 10 लाख रुपया के स्टार्टिंग करें तो कहीं ना कहीं अंदर से अलग से फीलिंग आती है अपने आप को कि होता है कि हम 10 लाख रुपया लगा 20 लाख अपने शुरू का, और हमारे आज के डेट में जो कंडीशन होती है क्या करेंगे 5 लाख 10 लाख जॉब करें, कहीं कहीं अंदर से आप मौर्य जी आपकी आवाज नहीं आ रही है सही। हेलो, आवाज कट रही है मौर्य जी आपकी, थोड़ा सा आवाज पे ध्यान दीजिए, लीड निकाल दीजिए उसमें से। जी, जो फ्रस्ट्रेशन की बात आई यहाँ पर जो है ना, जो उसकी शिक्षा के अनुकूल जो डिग्री उसने हासिल किया है उसे रोजगार नहीं मिलता, तो वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती से कैसे निपटा जाए, इस पर मैं आप सभी में से आपके विचार चाहता हूँ। तो इस पर अगर रोहित जी कुछ कहना चाहे तो ठीक है, नहीं तो तेज बहादुर जी हैं थे उसमें, क्योंकि आवाज उनकी मिल नहीं पा रही है। रोहित जी जरा इस पर प्रकाश डालिए कि जो मन मुताबिक जो है उसको रोजगार नहीं मिल पाता, मन मुताबिक उसका कैरियर नहीं बन पाता पढ़ने के बावजूद भी, एक बहुत बड़ी चुनौती है। जी सर, सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि जो अगर लड़का फ्रस्ट्रेशन में होता है, उसको मन मुताबिक नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं इसमें हम सरकार को भी दोषी मानेंगे कि उस क्षेत्र में उतना जगह नहीं दे रही है उनको, और अगर वो कुछ अपने से करना भी चाहते हैं तो उनको वो वैसा सामग्री मुहैया नहीं कराई जा रही है कि वो कुछ अपने से भी कर सकें। अगर कोई गरीब छात्र है जो स्कॉलरशिप लेकर पढ़ता है, अगर वो सोचेगा कि नहीं मुझे सरकारी जॉब नहीं मिल रही है तो मैं अपने से खुद प्राइवेट जॉब कर लूं, तो कहाँ से करेगा? अपना जमीन तो बेचेगा नहीं, जिस जमीन पर रहता है घर बेचेगा नहीं, तो उसके लिए तो सरकार को एक अच्छा सा कोई पैकेज वगैरह के लिए घोषित करना चाहिए कि ये अपने से कुछ कर सकें। घोषित करने के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन पहुंचता कहाँ है? वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है, और बेरोजगार फ्रस्ट्रेट होकर के अपना गलत कदम उठाते हैं जो कि नहीं उठाना चाहिए। अगर एक संभावनाएं खत्म हो जाती है तो अनेकों संभावनाएं आती हैं सामने। और दूसरी बात यह कहेंगे कि जो फ्रस्ट्रेशन लड़के जो फ्रस्ट्रेशन में आते हैं उनको तो सबसे पहले फ्रस्ट्रेशन में आना ही नहीं चाहिए, लेकिन उनकी भी कहीं ना कहीं मजबूरी बन जाती है सर। अगर उनके मन मुताबिक नहीं मिलता है तो उनको सोचना चाहिए कि मैं अपने से कुछ कर सकूं, अपने से भी कुछ कर लूं। सबको तो गवर्नमेंट नहीं दे सकती, और जैसे कि अभी आशीष भाई ने बताया कि जनसंख्या का एक उदाहरण दिया जाता है कि जनसंख्या बढ़ने की वजह से हम इतने मुहैया नहीं कर, लेकिन उसके बाद वो बताएं कि जनसंख्या बढ़े तो उसके हिसाब से आपका जो इनकम वो भी तो बढ़ रहा है। आप ऐसा कानून लाइए जनसंख्या कम हो जाए। बहुत पहले कई नेताओं ने इसका समर्थन भी किया, लागू करने की कोशिश भी की, तो उनकी सरकारें चली गई। लेकिन अब खुद से सोचना चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून ला करके अपने देश को एक मजबूत देश बनाए। अमेरिका क्यों आ गए सर हमसे? क्योंकि वहां पे हमारे क्षेत्रफल से 5 गुना ज्यादा क्षेत्रफल है उनका, लेकिन वहां की आबादी केवल 35 करोड़ है।
हमारी आबादी 135 145 करोड़ हो गई है, तो इस पे सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। अगर फिर इसी तरह जनसंख्या बढ़ती चली गई तो फिर यहाँ पे बेरोजगारों की लाइन लग जाएगी। इस देश में बेरोजगारी चरम सीमा पे तो हो ही गई है। 16% बेरोजगारों का बढ़ना कोई मामूली बात नहीं है सर। और जो लड़के आत्महत्या करते हैं उनको भी नहीं करना चाहिए, लेकिन फ्रस्ट्रेशन में आके करते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए उनको, क्योंकि बहुत सारी संभावना है। हमारा देश, भारत देश इतना बड़ा है कि उसमें बहुत सारी संभावना है। जी मौर्य जी, रोहित जी, अभी इमरान से एक सवाल हम पूछेंगे। इमरान जी ने एक बात कही थी, जो है युवाओं को दिशा निर्देशन आखिर करना क्या चाहिए। जैसे आप लोग है, युवा हैं, उनको जो है उनकी आपकी तरफ से क्या होना चाहिए, युवाओं के लिए क्या संदेश है आपकी तरफ से? जैसे कि सर जिस क्षेत्र में वो पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में, या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में, या आर्ट के कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो वो निश्चित कर लें कि हमको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। अगर हमको शिक्षा मिल रही है तो हम अपने से कुछ करें, अपने से वो संभावनाएं खोजें कि हम उस क्षेत्र में क्या अच्छा कर सकते हैं। अब कोई आज जी 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 रोहित जी, मौर्य जी और इमरान राइनी जी से मैं चाहूंगा इस बात का उत्तर दे। राइनी जी जरा आप बताइए इसका क्या हाल हो सकता है। जी सर, इमरान भाई, जी ये जैसे जो समाधान है इसका, युवाओं के चुनौतियों का जो समाधान है, उसका कोई तरीका, कोई रास्ता आपके दिमाग में है? जी सर, यही है कि जैसे युवा आज बेरोजगार है, तो अगर सरकारी जॉब में नहीं जा पा रहा है तो प्राइवेट सेक्टर में वो जाए और वो खुद का सेल्फ बिजनेस करे। जी। और अगर कुछ लोग होते हैं जैसे कि उनके पास उनकी वो क्या बोलते हैं हैसियत नहीं, जैसे कि बिजनेस करने की, तो इस तरह से भी कुछ जो बेरोजगारी बढ़ रही है। अगर सरकारी नौकरी तो सबको मिलना वो संभव नहीं है, तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर में आप जाएं, आप बिजनेस करें, या फिर और भी जो संसाधन है उसको आप करें। उस तरह करके कुछ रोजगार आप पा सकते हैं। जी, और जी, दूसरी बात जो जी लोगों ने कहा कि आत्महत्या, जो युवा हमारा है, छात्र है, वो फ्रस्ट्रेशन में जाके आत्महत्या करे, ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश की। और इसका निदान जरूरी है, क्योंकि अगर रिजल्ट कभी नेगेटिव आ जाता है तो हमारा युवा जो है, छात्र है, वो जाके आत्महत्या कर लेते हैं। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है। जी 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 जी, ठीक है, थैंक यू मौर्य जी। अगर आपका माइक ठीक हो गया हो, तेज बहादुर जी, अगर माइक आपका ठीक हो गया हो, दो बातों का उत्तर मैं आपसे चाहता हूँ। उत्तर क्या मतलब, आपसे सुझाव चाहता हूँ। जैसे बहुत सारी बातें, एक शिक्षाविद होने की दृष्टि से, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में रिसर्च करने की दृष्टि से, इन बातों का जवाब जो है, जैसे सत्ता, शिक्षा और शासन प्रशासन में भागीदारी की जहां तक बात है युवाओं की, अगर वो बढ़ती है तो निश्चित रूप से युवाओं के अंदर भटकाव भी कम होगा। इस पर आपका कोई इस तरह का कोई दृष्टिकोण है? जी तेज बहादुर जी। लगता है उनकी आवाज जो है यहाँ तक नहीं हो पा रही। जी आपकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन कुछ सवाल हमारे व्यूअर्स की तरफ से भी है, कुछ उत्तर है। वो कहते हैं कि शिक्षा का अर्थ सिर्फ नौकरी से नहीं लगाते लोग बाग। और जो है हमारे लालमुनि कश्यप जी एक लिख रहे हैं कि जो है क्रिएटिव नहीं सोचते, सिर्फ रटने पर जोर देते हैं। बात ऐसी है कि शिक्षा व्यवस्था तो इस तरह की है, रटने की बात है, क्रिएटिविटी तो होती ही है। एक नया क्रिएशन करने के लिए, नया सर्जन करने के लिए उस तरह के माहौल, एक साधनों पर जो है उसकी व्यवस्था होना जरूरी है, क्योंकि युवा जो हैं इस देश की रीढ़ हैं। यदि युवाओं को समय रहते उनकी जो एज के हिसाब से, उनके मन मुताबिक, या उनको एक तरह से समायोजन के लिए, जैसे श्रमशीलता बनाना, उनके अंदर जो सर्जन होना चाहिए था, एक उद्यमिता का विकास होना चाहिए था, और एक इसी के साथ साथ श्रमशीलता, उद्यमिता, और उसके साथ साथ जो है उनको वाजिब हिस्सेदारी शासन प्रशासन, धन धरती, रोजी रोजगार में अगर मिलती है तो निश्चित रूप से भटकाव खत्म करेगा। साथियों, अब हमारा एक कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, क्योंकि हमें अगले कार्यक्रम में भी शामिल होना। आप लोग सभी लोग इस चैनल पे आए, मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, क्योंकि तेज बहादुर जी बड़े बिजी थे, आपको एक सेमिनार की तैयारी भी करनी थी और उसमें समय निकला, क्योंकि नेटवर्क की वजह से आपकी बात पूरी नहीं हो पाई। फिर मैं कभी आपको लूंगा। और ये रोहित जी ने भी बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात कही।
है ना। तो जो है, और इमरान जी ने भी अच्छा सोल्यूशन दिया कि जो है बेरोजगार है और स्वरोजगार की भी चाहिए, लेकिन उसी के साथ समस्या भी है कि भाई स्वरोजगार करने के लिए धन मुहैया कराने की आवश्यकता है। तो धन ये नहीं, सरकार भी मिलकर करें, उद्यमिता भी करें। साथियों जो है ये विषय इस दृष्टि से रखा गया था कि युवा इस देश की शक्ति है, राष्ट्र शक्ति है, और आज का युवा, आज का नागरिक है, वो सोच सकता है, वो जो है उस मुहावने पर खड़ा हुआ है कि जो जिम्मेदारी भी लेना चाहता है, और जिम्मेदारी को अगर देने वाला ये काउंसलर की बात हुई थी, को यदि वो कहीं नहीं आया उस समय से, तो निश्चित रूप से वो भटकाव में आएगा। तो इस बात को पहले ही तेज बहादुर जी ने क्लियर कर दिया था इस बात को, क्योंकि उसे एक अच्छे काउंसलर की जरूरत है। अच्छे काउंसलर विद्यालयों में मिलते हैं, संस्थाओं में मिलते हैं, और यही नहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था में भी आमूलचूल परिवर्तन करके काउंसलर की संख्या बढ़ाई जा सकती है। साथियों, आप लोगों ने ये अपने समय में से समय निकाल करके इस चैनल पर अपनी बात रखी। मैं आपका स्वागत, अभिनंदन करते हुए इस कार्यक्रम को यही समाप्त करता हूँ। साथ ही जो भी लोग देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और हमें सुझाव भेजिए। ये हमारा कार्यक्रम आज से शुरू हुआ है। युवा, उनकी समस्या, उनके अंदर जो विभिन्न विषयों पर हम लोग इसे लेकर के आएंगे। बहुत सारे युवा हैं जो अपनी बात कहना चाहते हैं, उनकी बात कोई सुनने वाला भी नहीं, कहीं को कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं, आखिर वो क्या करना चाहते हैं, उनको दिशा निर्देश देने के लिए, उनके मन की बात सुनने के लिए। तो ये चैनल का काम हमने शुभारंभ किया आज से, युवा संवाद के नाम से। तो युवा संवाद में युवाओं के समक्ष जो चुनौतियां हैं, वो आज इस 1 घंटे में पूरी नहीं होती, बहुत सारी चुनौतियां हैं। तो अगले कार्यक्रम में फिर हम लोग उपस्थित होंगे, फिर हम लोग यहाँ पर आएंगे, और लोगों के साथ आएंगे, आप लोग भी आएंगे, अपने विचार रखेंगे। और क्योंकि ये कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोग्राम है, क्योंकि युवा, देश के बहुत सारे युवा, इसकी देश की आबादी लगभग 40% आबादी युवाओं की है। तो युवा अगर अपनी बात नहीं कहेगा, युवा समझेगा नहीं, युवा राष्ट्र निर्माता है। अगर युवाओं की बात सुनी नहीं जाएगी, युवा अपनी बात रखने में सक्षम नहीं होगा, उसकी कोई सुनने वाला नहीं होगा, निश्चित रूप से उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन और भटकाव होगा। उसको सही दिशा में लाने के लिए, वो युवाओं का विकास करने के लिए, कल्याण की बात नहीं, उनका विकास करने के लिए हमें योजनाएं बनाने की आवश्यकता है। तो इसी के साथ ये कार्यक्रम समाप्त होता है। अब हमारा अगला कार्यक्रम समाप्त होगा। इसी के लिए सबको जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, थैंक यू वेरी मच।